Hello everyone, today we are going to start the topic social stratification. This is our video number 3, and in this video we will discuss about the social stratification, caste and class. First of all, we will discuss about what is social stratification. So in simple words we can say that it is the process of interaction marked by differentiations whereby some people come to rank high और लो। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक तरह का क्या डिफ्रेंशिएशन है, जहाँ पर कुछ लोग रैंक हाई होते हैं और कुछ लोग रैंक लो होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं they are ranked in more or less enduring hierarchy. Of status. और ये जो डेफिनेशन थी ये हमें दी थी ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है एक लॉ ऑफ नेचर है, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होगी जहाँ पर आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी। हर एक सोसाइटी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। वो है हमारे पास सबसे पहले एक डाइवर्सिटी और दूसरा है हमारे पास इनइक्वालिटी। ये जो दो टर्म है ये सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी हमेशा क्या रही है, स्ट्रैटिफाइड रही है, स्टार्ट में भी और प्रेजेंट में भी। हम ये कह सकते हैं एंशिएंट से लेकर अब तक जितनी भी सोसाइटीज़ रही हैं वो सबके सब कैसी रही हैं, स्ट्रैटिफाइड ही रही हैं। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो अपने मेंबर्स को अरेंज करती हैं सुपीरियरिटी के बेसिस पे, इन्फीरियरिटी के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे। वर्टिकल स्केल रहता है इवैल्यूएशंस का, जहाँ पे प्लेस किया जाता है लोगों को अलग अलग लेयर्स में, और उसी लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। और इसी स्ट्रेटा से फिर हमारे जो टर्म बनती है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और जब हम इसको सोसाइटी में स्टडी करते हैं तो ये हो जाता है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शन रहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेफिनेशन जिसबर्ड की। अब यहाँ अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जिसबर्ड की ये कहते हैं कि इट इज़ अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, ये इसको बताते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो कि किस में होती है, परमानेंट ग्रुप्स में होती है, कैटेगरीज के, जो कि लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो इनका रिलेशनशिप रहता है वो इस तरह से रहता है कि कोई सुपीरियर होगा और कोई इन्फीरियर होगा। इसी तरह से जो रेमंड है वो हमें बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक तरह का हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी का, जहाँ पर हाई और लो स्टेटस हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है इसका है कि इट इज़ अ सोशल। साथ ही साथ ये एंशिएंट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, स्टार्टिंग से ऐसा ही चलता आ रहा है। सोसाइटी स्टार्टिंग से ही डाइवर्सिफाइड रही है, या हम कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड रही है।
साथ ही साथ ये कंसेप्ट जो है यूनिवर्सल है। इवन जैसे कि हम जानते हैं रशिया ड्रीम करता है क्लासलेस सोसाइटी की, लेकिन आज तक वो ड्रीम अचीव नहीं हो पाया है क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है। इसी के साथ साथ ये एग्जिस्ट करती है डाइवर्स फॉर्म्स में। एंड लास्ट हम कह सकते हैं इट इज कॉन्सिक्वेंशियल। तो ये यहाँ पर 5 करेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं हमारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। अब इसी तरह से अगर हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, तो क्या फंक्शन रहा, क्या ग्लिम्पसेस रहे वर्ल्ड के कि इस वजह से कोई भी सोसाइटी जो है क्लासलेस नहीं हो पाई, अनस्ट्रैटिफाइड नहीं हो पाई, और क्यों सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन को ही मेंटेन करते हुए आ रही है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मेन फंक्शन आता है वो ये है कि ये एनकरेज करती है हार्ड वर्क को। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इंश्योर करती है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स को। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करती है सर्व करने में एज एन इकोनॉमिक फंक्शन। इसके साथ यहाँ पर ये प्रिवेंट करती है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। अब यहाँ पे जब बात आती है कि जो हार्ड वर्क को इनकरेज करना है, ये मेन फंक्शन है स्ट्रैटिफिकेशन का। ये इंड्यूस करती है पीपल के अंदर टू वर्क हार्ड एंड लव टू लिव अप टू वैल्यूज़, वैल्यूज़ के साथ रहना। ठीक है, जो जो लोग फुलफिल करते हैं वैल्यूज़ पर्टिकुलर सोसाइटी की, वो नॉर्मली रिवार्ड किए जाते हैं। ठीक है, और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। जो लोग वैल्यूज़ को फुलफिल नहीं करते हैं उनको सोसाइटी पनिश करती है। ठीक है, तो इसी तरह से एक पनिशमेंट को रिवार्ड से समझते हुए लोग हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का इंश्योरमेंट। यहाँ पर यह है कि एक सम एक्सटेंट तक जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है ये हेल्प करती है कि कैसे सर्कुलेट करना है एलिट्स को, जो जिनके पास हाई डिग्री ऑफ प्रेस्टीज है या कंफर्ट्स हैं या अदर रिवार्ड्स हैं किसी सर्टन पोजीशन के लिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ कंपटीशन होना चाहिए। और यही कंपटीशन जो है इंश्योर करेगा कि जो एफिशिएंट पीपल हैं वो राइज करें टॉप लेवल पर। देन आता है सर्व एज इकोनॉमिक फंक्शन। ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट रहता है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, ताकि इंश्योर किया जाए रैशनल यूज़ अवेलेबल टैलेंट का। जब हम बात करते हैं प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है, जो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी है, जो स्कार्स हैं, उनके प्रिवेंशन पे ध्यान देता है। जो मेन होते हैं लीड क्लास में, ये पोजेस करते हैं स्कार्स और सोशली वैल्यूड एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को, जो कि इनहेरिटेड होते हैं या फिर एक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन जो यहाँ पे हमारे पास आता है वो ये है स्टेबलाइजेस and reinforce the attitude and skills। देन हमारे पास जो अनदर फंक्शन आता है वो ये आता है हेल्प्स टू परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस और जॉब्स। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सोशल कंट्रोल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेबलाइज करना
या फिर रीइंफोर्स करना एटीट्यूड और स्किल को, तो इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं किसी क्लास के, वो नॉर्मली ट्राई करते हैं लिमिट करने के लिए रिलेशंस को अपने ही ओन क्लास में। ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप हमेशा मोस्टली फाउंड होते हैं फेलो क्लास मेंबर्स के बीच में, मतलब जो हायर क्लास के लोग हैं वो हायर क्लास के साथ ही रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इंटीमेशंस वहीं पे रहती हैं। इस वजह से स्टेबलाइजेशन भी हो जाती है कहीं ना कहीं एटीट्यूड्स की अपर क्लास पोजीशन से लोअर क्लास पोजीशन में या मिडिल क्लास पोजीशन में। दूसरा यहाँ पे हेल्प करता है परस्यू करने में डिफरेंट प्रोफेशन या फिर जॉब्स। ये जो वैल्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं डिफरेंट मेंबर्स के, ये अलग अलग सोसाइटीज़ में डिफ़र करते हैं। डिफरेंस एक तरह का फंक्शनल रहता है हर एक सोसाइटी में, और जो सोसाइटी है उसको मैनुअली या फिर नॉन मैनुअल वर्कर्स चाहिए, इसीलिए ये स्ट्रैटिफिकेशन भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन क्या करेगा। एंड लास्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हमारा सोशल कंट्रोल। कहीं ना कहीं फर्दर हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सटेंट पे जो लोअर क्लास कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसेंशियल हैं सोसाइटी के लिए, और जो क्लासेस ऑफ कोर्स फंक्शनल भी हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटेगनिज्म ये है सोशल क्लासेस के बीच में, वो फंक्शनल रहेगा, लेकिन अगर एंटागोनिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का वेन भी बन जाता है सोसाइटी के लिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ नोट्स देख लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन तो लॉ ऑफ नेचर है और ट्रू इन द केस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रू है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी हमेशा इनहेरिट रहेंगे सोसाइटी में। हर एक सोसाइटी अरेंज करती है अपने मेंबर्स को सुपेरिटी, इन्फेरिटी और इक्वालिटी के बेस पर। इसी को हम जो है स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। देन अलग अलग थिंकर्स की हम डेफिनेशंस देखेंगे। यहाँ पर निम्कोफ की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं वो रैंक होते हैं ज़्यादा या फिर कम हायरार्की ऑफ स्टेटस में, इसी को भी हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जिसपर्ट कहते हैं कि एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी है जो कि परमानेंट ग्रुप ऑफ कैटेगरीज में होती है और लिंक करती है रिलेशनशिप सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन का। देन हमारे पास मेल्विन ट्यूविन यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। ये कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर करता है अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशंस दैट आर अनइक्वल विद रिगार्ड टू द पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवैल्यूएशन और साइकिक ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे ल्यूनबर्ग एंड रेमंड मरे की। तो यहाँ पर ये ल्यूनबर्ग कहते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी इज़ वन दैट इज़ मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी, जहाँ पर डिफरेंसेस अमंग द पीपल आर इवेल्युएटेड बाय देम बाय बीइंग लोअर और हायर। यहाँ पे रेमंड डब्ल्यू मरे कहते हैं कि हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी का, जहाँ पे हाई और लोअर सोशल यूनिट्स देखने को मिलती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका। तो अब हम इसका ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। जब ओरिजिन की बात आती है तो दो मेन कैटेगरीज यहाँ पे रहती हैं। सबसे पहली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स विच इज़ ऑफन रेफर्ड एज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड द सेकेंड वन इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमर्जेंस का ऑफ सोशल स्ट्रेटा या फिर सोशल क्लास के लिए। देयरफॉर जो सोशल क्लासेस होती हैं वो डिफाइंड होती हैं बाय देयर रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बाय देयर ओनरशिप और नॉन ओनरशिप। ठीक है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो हर एक सोसाइटी है ये जो है इसमें दो म्यूचुअली कन्फ्लिक्ट क्लासेस होती हैं। एक होती है क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट एंड द क्लास ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएशन रहेगी कैपिटलिस्ट के बीच में और दूसरा वर्कर्स के बीच में, जो मेन हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर हम अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो आपको कॉन्फ्लिक्ट किसके देखने के बीच में मिल रहा है, रिच एंड पुअर के बीच में। क्लियर, ये जो दो क्लासेस हैं ये म्यूचुअली इनके इंटरेस्ट हमेशा ऑपोजिट रहेंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे।
यहाँ पर दो थिंकर्स और हैं, गोप्लोविस एंड ओपनहीमर, और कुछ अदर्स भी हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, ये जो ओरिजिन हुआ है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ये एक तरह से क्या है, ये फाउंड हुआ है कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन ग्रुप बाय द अनदर, क्योंकि हमेशा एक जो है वो दूसरे को क्या करना चाहता है, कॉन्क्वेस्ट करना चाहता है, और जो कॉन्करिंग ग्रुप होते हैं वो नॉर्मली डोमिनेट करते हैं कॉन्कर्ड को। ठीक है, जैसे रिच पीपल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं पुअर पीपल को, सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हैं। और पुअर जो है वो एक तरह से क्या हो जाते हैं, फोर्स किए जाते हैं कि वो रिच के रूल को फॉलो करें। ठीक है, और खुद के स्टेटस को लो एक्सेप्ट करें और रिच के अपर स्टेटस को भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब जब हम बात करते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी की, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जैसे कि किंग्सले डेविस, पी.एस. सोरोकिन, मैकाइवर एंड अदर्स। ये रिजेक्ट कर देते हैं मार्क्स द्वारा बताई गई कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। ये मार्क्स की थ्योरी से बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं। इवन सोरोकिन जो हैं यहाँ पर वो मेंटेन करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, सोरोकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फैसिलिटेट करता है स्ट्रेटिफिकेशन को, बट हैज़ नेवर ओरिजिनेटेड इट, ओरिजिनेट नहीं करता है। वो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, और उनका ये मानना है और ये एट्रीब्यूट भी करते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो मेनली इनहेरिटेड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में और एनवायरमेंटल कंडीशंस में। जबकि यहाँ पर जो डेविस हैं वो एक अलग तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से वो भी एग्री नहीं करते हैं। डेविस का ये कहना है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। उनका कहना क्या है कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये यूनिवर्सल है, एंड इनके अकॉर्डिंग इट हैज़ केम इनटू बीइंग ड्यू टू द फंक्शनल नेसेसिटी। सोसाइटी की फंक्शनल नेसेसिटी है स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग थिंकर्स अपने अपने हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ होगा। जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में मार्क्स तो सीधे कह देते हैं कि भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ये सारा हो रहा है। एक है यहाँ पे बुर्जवा क्लास और यहाँ पे एक है प्रोलिटेरियट क्लास, या सिंपल वर्ड्स में कहें एक रिच क्लास है एक पुअर क्लास है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इस वजह से भी है, क्योंकि वो हमेशा जो मार्क्सिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि सोशलिज्म जैसी स्टेज पे जहाँ पर सोसाइटी क्लासलेस होगी। लेकिन फंक्शनलिस्ट लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं हुआ है ओरिजिन, ये एक तरह की नेसेसिटी है। ठीक है, वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट फैसिलिटेट कर रहा है स्ट्रेटिफिकेशन को, डिवीजन ऑफ लेबर है सोसाइटी में एग्जिस्ट करता। So now we will discuss about our next topic, that is class. Now what is class? It is the principal type of social stratification. अभी जो हमने social stratification के बारे में पढ़ा उसी का principal type क्या है हमारे पास, class, जो कि found होता है especially in the modern civilized countries में। यहाँ पर अलग अलग thinker class को define करते हैं। जिस बट कहते हैं क्लास एक कैटेगरी है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनका एक डेफिनेट स्टेटस है सोसाइटी में, और ये परमानेंटली डिटरमिन करते हैं रिलेशनशिप टू द अदर ग्रुप्स। इसी तरह से नेक्स्ट थिंकर यहाँ पर ऑगबर्न निम्कोव एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ये एग्रीगेट है पर्सन्स का जहाँ पर इसेंशली सेम सोशल स्टेटस दिया जाता है एक गिवन सोसाइटी में। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं क्लास एक पोर्शन ऑफ कम्युनिटी है जो कि मार्क्ड होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोशल स्टेटस। इसी तरह से मैक्स वेबर इसको एक्सप्लेन करते हैं सोशल क्लास को। वो ये कहते हैं कि सोशल क्लासेस एग्रीगेट्स हैं इंडिविजुअल्स की, यहाँ पर हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्वायरिंग गुड्स द सेम एग्जिबिट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप जितनी गुड्स एक्वायर कर पाएंगे उतना ही आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अपना मेंटेन कर पाएंगे या फिर एग्जिबिट कर पाएंगे। इसी तरह से लैपलेस आते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि सोशल क्लासेस कल्चरली डिफाइंड ग्रुप है जो कि एक्वायर्ड होती हैं पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ स्टेटस से विद इन द पॉपुलेशन एज अ होल। तो डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने हिसाब से सोशल क्लास या फिर क्लास को डिफाइन करा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, वो है हमारे पास
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी क्लास की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल। ये क्लास जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल के साथ साथ ये क्या है, हमारा अचीव्ड स्टेटस है। ये हमें बाय बर्थ नहीं मिला है। स्टेटस जो है, ये जो अचीवमेंट्स है इंडिविजुअल की, ये मोस्टली डिसाइड हो करती हैं उसका स्टेटस। और ये जो सिस्टम है ये स्कोप प्रोवाइड करता है चेंज करने का, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जो सपोज करिए कोई पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पर्सन जो है ऑटो ड्राइवर है अगर, ठीक है, लेकिन उसका सन एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो उस बच्चे ने क्या किया है, अपने स्टेटस को चेंज करा है या स्टेटस को इम्प्रूव करा है। तो सोशल स्टेटस जो है एक तरह का हम ये कह सकते हैं जो क्लास सिस्टम होता है ना, अचीव्ड स्टेटस होता है। आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हो, अपनी इनकम के थ्रू बदल सकते हो, अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करने के थ्रू बदल सकते हो। ये वेल्थ पे डिपेंड करेगा, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम तो रहेगा ही ऑब्वियसली। अभी हमने देखा कि ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये एक तरह का ओपन सिस्टम है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ऐसे रिजिड सिस्टम नहीं है कि एक बार आप किसी क्लास में एंटर होगे, अगर आप अपर क्लास हैं तो आप लोअर नहीं हो सकते। ये कभी भी अपर से लोअर कोई जा सकता है, या फिर लोअर से कोई मिडल जा सकता है, मिडल से कोई अपर जा सकता है। तो ये चेंज होता रहता है। साथ ही साथ इसका नेचर क्या है, सेकुलर है। उसके बाद यहाँ पे सोशल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फीलिंग होती है डिस्पैरिटी की, और यहाँ पे लिमिट रिलेशन्स होते हैं। एक तरह का प्रोग्रेसिव सिस्टम है, एंडोगेमस नहीं है ना, कभी भी ये मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशंस पे जो है रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज नहीं करता। सिंप्लिसिटी रहती है इसमें, और क्लास कॉन्शियस रहती है। अब यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, ये एक सेंटीमेंट होता है जो कि करेक्टराइज करता है कि जो मैन के रिलेशनशिप हैं वो अदर मेंबर या फिर अदर क्लासेस के साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कास्ट का। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट कास्ट। अब ये जो कास्ट है ये डिराइव हुआ है स्पेनिश वर्ड या फिर पोर्टुगीज वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है ब्रीड या फिर लीनियज, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओरिजिन है कास्ट सिस्टम का या फिर कास्ट का, तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में हमने ये पढ़ा है कि चतुर्वर्ण सिस्टम रहा है। और चतुर्वर्ण डॉक्ट्रिन में जो हिंदू सोसाइटी थी वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, ठीक है, जिसमें से वर्णास किस तरह से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये जो वर्ण सिस्टम था ये प्रेवलेंट था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, और मेनली ये जो वर्ण सिस्टम था ये बेसिकली वर्क पे बेस्ड था। वर्क पे आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन है सोसाइटी का वो डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग था, ठीक है। जो वर्ना सिस्टम था इंडिया में ये किस तरह से था, यहाँ पर 4 वर्ण थे, ठीक है। और ये जो 4 वर्ण है दैट इज ब्राह्मण, वैश्य, सॉरी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम था ये जो था मेनली कब था, वैदिक पीरियड के दौरान था, एक चीज़। दूसरा ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड था डिवीजन ऑफ लेबर,
एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड। सो हम ये कह सकते हैं जो इंडियन सिस्टम या इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन था वो 4 वर्णों में डिवाइडेड था, और जो बेसिकली किस पे था, डिवीजन ऑफ लेबर और ऑक्यूपेशन के बेस्ड था। ठीक है, कास्ट सिस्टम ओ इट्स ओरिजिन टू द वर्ना सिस्टम, और जो प्रेजेंट कास्ट सिस्टम है कैन बी सेट टू द डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ ओरिजिनल वर्ना सिस्टम। और जो हम आज का सिस्टम देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं ये जो आज का सिस्टम है ये डीजेनरेट सिस्टम है, एक तरह का ये सिस्टम जो है अलग तरह का सिस्टम है, वैसा सिस्टम नहीं है जैसा एंशियंट टाइम्स में रहा। तो ये डीजेनरेट हो गया है। वर्नास विच आर 4 इन नंबर, वर्ना जो कि 4 ही थे, लेकिन कास्ट जो है आजकल आपको हज़ारों में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप कास्ट की बात करेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, कास्ट का नंबर आपको थाउजेंड्स में मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा थाउजेंड्स में? क्योंकि ये डीजनरेट हो गया ना हमारा वर्ना सिस्टम। तो अगर हमारा वर्ना सिस्टम डीजनरेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, इवन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कास्ट जो है देखने को मिली हैं। अब हम ये देखते हैं कि थिंकर्स क्या बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी.एन. मंजूमदार और टी.एन. मदान की। ये कहते हैं कास्ट एक क्लोज ग्रुप है। हाँ, जब से ये डी जनरेट हुआ है तो ये क्लोज ग्रुप तो हो ही गया है। जी.एस. कुरे जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी हैं, ये कैसे डिफाइन करते हैं हमारी कास्ट को। ये कहते हैं इट इज़ एन, ये एक अटेम्प्ट करते हैं टू डिफाइन कास्ट। कहते हैं कास्ट इज बाउंड टू फेल, कहते हैं कास्ट इज जो है फेल हो गई है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिनोमिना। ये फिनोमिना इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया क्योंकि पहले सिर्फ 4 वर्ण थे, उसको हमने डी जनरेट कर करके हज़ारों कास्टों में बांट दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो गया। हैंस हम कह सकते हैं ही डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट इन हिज फॉलोइंग बुक्स। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स लिखनी पड़ी कास्ट के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो है फिनोमिना जो है कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। अब बुक्स की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि ये बुक क्लास एंड कास्ट की इंडिया में किसने लिखी है, तो आपको वो वहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम दे देगा 4 ऑप्शंस में, तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले 1950 और 56 के बीच में एक बुक लिखी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। फिर उन्होंने लिखा कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। फिर उन्होंने लिखा कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1970। और उन्होंने बताया कि जो कास्ट है वो डिवाइड होती है हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी और सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कास्ट की। करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर सबसे पहले तो ये जब से ये डिजेनरेट सिस्टम हुआ रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं फूड हैबिट्स पे, सोशल रिलेशनशिप्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ हैं, सिविल और रिलीजियस प्रिविलेजेस हैं, कुछ कास्ट को और कुछ को नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है ऑक्यूपेशनल चॉइस पे, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है मैरिज पे, इसीलिए ये कैंडोगेमस ग्रुप भी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जैसे कि, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कहीं पे फूड हैबिट्स के बेस पे किया गया है, सोशल रिलेशनशिप के बेस पे, डिसेबिलिटीज़ हैं, सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस हैं, ऑक्यूपेशनल चॉइस पे रिस्ट्रिक्शन है और मैरिज पे रिस्ट्रिक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम, सॉरी सोशल लेजिस्लेशन का इन्फ्लुएंस देखेंगे हम कास्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहेंगे। अब बेसिकली हम इन एक्ट्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्स में आपको बहुत सारे एक्ट्स लिख के वो आपको बोल सकते हैं कि इन एक्ट्स को आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दें। ठीक है, या फिर कुछ थिंकर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर क्रोनोलॉजी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसीलिए हम सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो कि आया 1850 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में, हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट 1856 में। इसी तरह हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या इम्पैक्ट रहा, जिसके लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट्स हुई हैं।
जो कि इस सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मो समाज, जो कि फाउंड किया राजा राम मोहन राय ने 1820 में, और ये कॉन्डेम करते हैं कास्ट डिवीजन के बेसिस को। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना समाज, जिसको फाउंड किया जस्टिस राणा डे ने, ये अपनी डिवोशन जो है अपनी अटेंशन को डिवोट करते हैं इंटर डाइनिंग की, एक साथ बैठ के खाना खाया जा सकता है। इंटरकास्ट मैरिजेस पे ये जो है डिवोट करते हैं अटेंशन, साथ ही साथ विडोज़ की रीमैरिज की बात भी ये करते हैं। देन यहाँ पे बात होती है आर्य समाज की, जिसको फाउंड किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ये रेपुडिएट करते हैं कास्ट रिस्ट्रिक्शन को और प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द सी वॉइसेस को। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इंसिस्ट करते हैं कि शूद्रास को भी वेदास स्टडी करने चाहिए, वेदास इवन कि सबको पढ़ने चाहिए, अपने वेदास, हमारे उपनिषद, अगर पूरी बुक ना पढ़ी जा सके तो एटलीस्ट हमें जो भी ऑथेंटिक राइटर्स हैं उनकी एटलीस्ट समरीज हैं अगर इनके बारे में, तो ज़रूर हमें जो है इसका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन फाउंड किया यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा ने 1897 में। इन्होंने सिंथेसाइज किया एंशियंट ओरिएंटल, मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर को। तो एक तरह का इन्होंने बोला कि मॉडर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को और एंशियंट ओरिएंटल कल्चर को सिंथेसाइज करो। ठीक है, ओरिएंटल कल्चर बेसिकली आता है ईस्टर्न कल्चर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चीज़ों को जोड़ के बात कर रहे थे। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं ज्योतिराव फूले। ये बात करते हैं सत्यशोधक समाज 1873 में। इन्हीं की जो वाइफ है सावित्रीबाई फूले, वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स लेके आती हैं कास्ट बैरियर्स को कम करने के लिए। साथ ही साथ वीमेन एजुकेशन की भी एडवोकेट वो रहती हैं। नेक्स्ट आती है एनी बेसेंट। ये फाउंड करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। महर्षि अरविंद घोष डिवाइन लाइफ सोसाइटी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ क्लास बेस्ड ऑक्यूपेशन, कि जो क्लास बेस्ड ऑक्यूपेशन जो डिक्लाइन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोग अपने रूरल से जैसे जैसे माइग्रेट हुए अर्बन की तरफ, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्यों ये अर्बन से रूरल से अर्बन जा रहे थे, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। गांव में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी या काम कम था या उतनी वेजेस नहीं मिल रही थी, वो बाहर शहरों की तरफ निकले और इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में जाके काम करना उन्होंने शुरू किया। अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से भी क्लास बेस्ड ऑक्यूपेशन कम हुआ, क्योंकि शहरों में जातिगत इतना जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। इन्फ्लुएंस रहा फ्रीडम मूवमेंट का, कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए जब सब लोगों को एक होने के चलना था, तो आज़ादी कब मिलती है, जब हम सब क्या हुए, यूनाइट हुए, जब हमारे अंदर यूनिटी डेवलप हुई। तो जैसे जैसे यूनिटी जैसा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप हो रहा था, तो ये जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है इसका भी डिक्लाइन देखने को मिला। गांधी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने भी एडवोकेट किया कि सभी कास्ट को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। तो 4 मेन फैक्टर्स रहे। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दें तो यहाँ पर कुछ ऐसे 4 फैक्टर्स दे दें और पूछ लें कि कौन सा फैक्टर नहीं है, इन 4 में से 3 नाम लिखें और एक कोई डिफरेंट नेम आपको दे दें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कास्ट की देखें तो सबसे पहले है क्लास कॉन्शियसनेस, पर्टिकुलर है काफ़ी ज़्यादा। एस्क्राइब्ड स्टेटस है, बाय बर्थ मिलता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लोज्ड सिस्टम है, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एंडोगेमस है, कंजर्वेटिव है। सोशल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। रेगुलेशन होता है रिलेशंस का। प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे जब प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में किसने स्टडी किया, लुई डोमो ने किया। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके साथ हमें थिंकर्स को भी रिलेट करके चलना पड़ता है। डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है, तो यहाँ पर गॉड से ओरिजिनेट हुए कास्ट सिस्टम, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है। तो इसी तरह से इस वजह से ये क्या है, एक क्लोज सिस्टम रहता है।
अब कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले CH कूले कहते हैं क्लास्ट इज समवट स्ट्रिक्टली इनहेरिटेड, वी मे कॉल इट कास्ट। जब क्लास स्ट्रिक्टली इनहेरिट हो जाएगी तो इसको कास्ट बोल दिया जाएगा। केतकर कहते हैं कि कास्ट एक ग्रुप है जहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, जो मेंबरशिप है वो कन्फाइन होती है टू दोज हु आर बॉर्न ऑफ मेंबर्स एंड इंक्लूड ऑल द पर्सन्स टू द बॉर्न। एंड सेकेंड, जो मेंबर्स हैं दे आर फॉरबिडन बाय द इनएक्सोरेबल सोशल लॉ टू मैरी आउटसाइड द ग्रुप। A.W. ग्रीन कहते हैं कास्ट इज द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच जो मोबिलिटी है अप एंड डाउन ऑफ द स्टेटस लेडर एट लीस्ट आइडियली मे नॉट अकर। एंड रिजले कहते हैं कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्कस किया, क्लास को डिस्कस किया, कास्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास और कास्ट का थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। अगर कोई एग्जामिनेशन पॉइंट से कोई अगर यहाँ पर कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोक वेज, मोरल्स, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरी तरफ से तो हो गया है। अब आपका काम एक रहेगा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने नियर वंस और डियर वंस के साथ, ताकि इस चैनल की प्रोपिगेशन अच्छे से हो सके और इसका जो सब्सक्राइबर है काउंट है वो भी इंक्रीज़ होता जाए। तो थैंक यू एवरीवन।